नमस्ते दोस्तों, आज हम शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी आवारा मसीहा जो विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी है, नेट के पाठ्यक्रम में इकाई नंबर 10 में ये जीवनी दी गई है। ठीक है, इसको देखेंगे हम। ये पूरी जीवनी देखने के बाद इसमें से जो कुछ निष्कर्ष निकलते हैं वे मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, पहले हम जो उसका कथानक देखेंगे। आवारा मसीहा नामक कृति जो बंगला साहित्य के लेखक श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। यह जीवनी श्री विष्णु प्रभाकर जी ने 3 पर्वों में इसका विभाजन किया है। पहला पर्व है दिशाहारा के नाम से लिखा गया है। इस पर्व में शरत चंद्र के बचपन की घटनाओं को एक सूत्र में पिरोया गया है। इस काल में शरत बाबू की इच्छाएं उनको कभी एक स्थान पर ठहरने नहीं देती थी। वे जीवन को स्थायी बनाने के लिए इधर उधर भटकते रहते थे। दूसरे पर्व का नाम दिशा की खोज है। इसमें शरत बाबू के साहित्यिक जीवन का दर्शन तथा जीविका की जो खोज की है, जीविका की खोज के लिए वे देश विदेश में भटकने की जो बातों का वर्णन आया है इस दूसरे पर्व में। तीसरा और अंतिम पर्व का जो नाम है दिशांत, इस पर्व में लेखक ने दर्शाया है कि कैसे वह उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं और साथ ही सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या क्रियाकलाप करते हैं, कार्य करते हैं। इसी सभी बातों को शरत चंद्र के जीवन को और उनके अंतिम इस पर्व में शरत चंद्र के अंतिम जो दिन है, जीवन के अंतिम दिनों का या स्वर्गवास की जो घटनाओं को भी इस अंतिम जो पर्व में दिखाया गया है। ठीक है, अब इसका जो विभाजन जैसे मैंने कहा कि 3 पर्वों में हुआ है, ये आप लोगों को याद रखना है। दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत, तीनों पर्वों के आधार पर कुछ कथानक जो बनता है या कथा वस्तु बनती है वह मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। दिशाहारा एक जीवन, उनका जो बाल्यकाल है या बचपन रहा है वह इस दिशाहारा में आया है। इस पर्व में श्री विष्णु प्रभाकर ने शरत चंद्र के बाल्यकाल का चित्रण बड़े मार्मिक शब्दों में किया है। उनके पिता का नाम मोतीलाल चट्टोपाध्याय था। पिता का नाम क्या था? मोतीलाल चट्टोपाध्याय था। वे जनपद 24 परगना के कांचड़ा पांडा के निकट मामूदपुर के निवासी थे। मोतीलाल जी बड़े निर्भीक और स्वच्छंद स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका विवाह भागलपुर के केदारनाथ गंगोपाध्याय की दूसरी पुत्री भुवन मोहिनी से हुआ था। भुवन मोहिनी साधारण रूपरंगी की महिला थी, परंतु वे एक अच्छे सच्चे हृदय की जो बात को स्वीकार करती थी। यही कारण था कि स्वतंत्र प्रकृति के साथ वे अपनी पटरी बैठाए रही। यानी उनके हृदय यानी एक सच्चा मन था, वो सच को स्वीकार करती थी। दिखने में वैसे वो उतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन एक साधारण स्त्री जैसा उसका सच्चा हृदय बिल्कुल था। उनके पुत्र का जन्म 15 सितंबर 1876 में, यानी जो कहा जाता है कि 31 भाद्र 1283 बंगाल अश्विन कृष्णा द्वादशी यानी संवत 1933 के दिन शुक्रवार की शाम को होता है। माता पिता ने इनका नाम शरत चंद्र रखा। शरत का बचपन देवानंदपुर में व्यतीत हुआ। बचपन में उनको बहुत से कष्ट उठाने पड़े। घर में खाने पीने की चीजों की कमी रहती थी। पिता एक स्थान पर ठहर कर जीवन यापन करने के लिए जो व्यापार या धंधा नहीं करते थे, उनको इधर उधर भ्रमण करने में विशेष आनंद आता। यानी वह घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे। कभी एक कार्य को उन्होंने मन लगाकर नहीं किया। यदि कहीं किसी नौकरी में लग भी गए तो अधिक दिनों तक वे उसमें रहे नहीं। जरा सा मन उचाट खाया कि नौकरी छोड़कर भाग खड़े होते थे। इसलिए उनका अधिकांश समय ससुराल में ही व्यतीत हुआ। ऐसी स्थिति में शरत को भी इधर से उधर भटकाना पड़ता था। शरत को 5 वर्ष की आयु में पाठशाला में भर्ती कराया गया, क्योंकि शरत जो बचपन से ही नटखट स्वभाव का
था, इसलिए वह स्कूल में भी कोई ना कोई शरारत अवश्य करता था। कभी वह पंडित जी की चीलम में तंबाकू की जगह पत्थर भर देता था, तो कभी हुक्के में पानी की जगह कुछ और भर देता था। उसकी इन हरकतों से पंडित जी उससे नाराज रहते थे। एक बार उसने ऐसी ही शरारत की। पंडित जी ने शरारती का नाम पूछा तो एक लड़के ने मार के डर से शरद का नाम बता दिया। शरद को मालूम पड़ा कि उसे दंड मिलेगा, तो वह कक्षा से भाग खड़ा हुआ। इस बात को पंडित जी ने उसके पिता से कहा। नाना ने उसकी पिटाई भी की। इस प्रकार शरद का बचपन इस तरह की शरारतें करने में बीतता था। इतने में भी जो शरद पढ़ने लिखने में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में भी तेज और होशियार था, इसलिए अध्यापकगण उसकी बहुत सी शैतानियों को थोड़ा अनदेखा कर देते थे। उसका एक परम मित्र था, पंडित का बेटा काशीनाथ। क्या था? पंडित का बेटा काशीनाथ। दोनों बालक जब तक सड़क पर घूमते हुए दिखाई दे जाते थे, पास के जंगल या झाड़ियों में तरह तरह की शैतानियां करते हुए गांव कस्बे आदि के जो लोग उनको देखते रहते थे। शरद की कक्षा में एक लड़की पढ़ती थी। शरद उसके साथ भी शरारतें करता हुआ घूमता था। दोनों जरा जरा सी बात पर लड़ झगड़ पड़ते थे। दोनों बालक नदी या तालाब के किनारे मछली पकड़ते, पानी में जो गीटियां फेंकते हुए दिखाई देते। कभी नाव लेकर नदी में सैर करने निकल जाते, तो कभी बागों में फल चुराते थे। पतंगबाजी में भी इनका शौक रहा है। इन सभी कर्मों में बालिका भी शरद का साथ देती थी, यानी वह जो लड़की उसकी सहपाठी थी वह भी उसमें साथ देती थी। उस लड़की का नाम धीरू था। अब धीरू एक प्रकार से शरद के सुख दुख की साथिन हो गई थी। एक दिन की बात है, शरद ने एक लड़के को ईंट मार दी, यानी ईंट मारकर फेंक दी। इसके बाद वो भागकर एक स्थान पर छिप गया। इस बात का पता धीरू को था, लेकिन वह जो खोजती हुई उसके पास जा पहुंची, उसने देखा कि शरद हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। धीरू ने धमकी दी कि वह इस बात को उसकी माता से कह देंगे। यह सुनकर शरद जो क्रोधित हो उठता है, उसने धीरू की पीठ पर एक धौल जमा दी। धीरू रोती हुई घर चली गई। शरद की माँ को पता चला तो उसने शरद की पिटाई कर दी। इतना सब कुछ होने के बाद भी दोनों की मित्रता जो की त्यों बनी रही। धीरे धीरे दिन और रात बीते जा रहे थे, लेकिन दोनों बालक बालिका के घूमने फिरने में कोई अंतर नहीं आया था। वे दोनों सारा दिन धूप में इधर उधर घूमने लगते और बातें करते और पूरा दिन एक दूसरे के साथ बिताया करते थे। शाम को जब वे अपने अपने घर लौटते तो उनकी पीठ पूजा जरूर होती थी। इसके बावजूद भी मछली मारने, नाव में बैठकर सैर करने का काम कभी बंद नहीं होता था। शरद का कंठ जो मीठा था, वह अपनी मित्र मंडली तथा चेलों के बीच गाना भी गा लिया करता था। एक बार शरद ने एक नाव पकड़ी और वह उसे जो खेता हुआ कृष्णपुर गांव तक चला गया था। यह गांव गंगा नदी के किनारे से लगभग 3-4 मील दूर था। वह गांव में पहुंचकर कीर्तन मंडली में सम्मिलित हो गया। रात हो जाने के कारण उसका लौटना नहीं हो सका। दूसरे दिन उसके पिता ढूंढते ढूंढते कृष्णपुर पहुंचे और उसे घर लेकर आए। इसी मध्य उसके पिता को एक नौकरी मिल गई। शरद अपने पिता के साथ देवानंदपुर आ गया। यहाँ शरद ने जो मछली पकड़ने का कार्य तेजी से शुरू कर दिया। अब शरद बहुत साहसी और निडर बालक था। एक बार मोहल्ले का एक व्यक्ति नयन बागदी उसकी दादी के पास आया। वह एक अच्छी सी गाय खरीदना चाहता था। वह दादी से 5 रुपए मांगने लगा। वह गाय बसंतपुर से लाने का जो इच्छुक था। दादी जो दयालु स्त्री थी और उस दयालु स्त्री में आया कि चलो इसको 5 रुपए दे देते। उसने 5 रुपए नयन बागदी को दे दिए। शरद से किसी ने कहा कि बसंतपुर में मछली पकड़ने की छप्पी बनाने के लिए अच्छे बांस मिलते हैं।
शरद ने सोचा कि बांस लेना चाहिए। वह चुपके से बिना किसी से पूछे कहे नयन बागदी के पीछे पीछे चल दिया। 1 मील चलने के उपरांत नयन बागदी ने देखा कि उसके पीछे पीछे शरद चला आ रहा है, तो वह ताज्जुब में पड़ गया। उसने शरद से कहा उसे लौट जाना चाहिए क्योंकि रास्ते बहुत खराब है, परंतु शरद पर बागदी के समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह आगे जाना चाहता था। अब नयन बागदी लौट पड़ा और घर तक छोड़ने आया। दादी ने शरद को न जाने के लिए भी कहा, परंतु शरद नहीं माना। वह दादी से झूठ बोलकर पोखर में नहाने जा रहा है, घर से निकल पड़ा। यानी उसने बहाना क्या बनाया कि वह नदी में नहाने जा रहा है। इसके बाद वह नदी के किनारे किनारे आम और कटहल के बागों को पार करता हुआ 2-2.5 मील तक दौड़ता हुआ चला गया। वह एक चौराहे पर जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर के बाद नयन बागदी भी वहां पहुंचा। विवश होकर वह शरद को अपने साथ ले चलने के लिए राजी हो गए। अब हम समझ सकते हैं कि शरद की जो निडरता है या साहस है वो कितना है इससे। अब उसका जो व्यक्तित्व है, शरद ऐसा नहीं था जैसे सुंदर कहा जा सके। उसकी आंखें अवश्य सुंदर थी, लेकिन उसमें परोपकारिता के जो गुण विद्यमान थे, साहस के कार्य में वह सबसे पहले कूदकर आगे जाता था। आधी रात को घर से निकल जाता, गंगा किनारे या किसी ताल से मछलियां पकड़ने का कार्य बखूबी करता था। वह पढ़ने से घबराता तो नहीं था, परंतु भीतर से जाने क्यों उसका हृदय बूझा हुआ था। अब वह नाना नानी के पास रहता था, लेकिन तरह तरह की शरारतों से अपने को नहीं बचा पाता था। एक दिन की बात है, शरारत कुछ लड़कों और लड़कियों के साथ खेल रहा था। अचानक उसके सामने नाना आकर खड़े हो गए। उन्होंने उससे पूछा, क्या उसने पाठ याद किया? उस पर उसने पंडित जी की बीमारी का बहाना बनाया। यह सुनकर नाना जी पंडित जी को देखने पहुंचे। शरद ने सोचा कि मुसीबत टल गई। वह सबके साथ पुनः खेलने लगा। इस प्रकार उसे एक अच्छा खिलाड़ी कहा जा सकता है, परंतु उसका स्वभाव बड़ा विचित्र था, क्योंकि वह जीती हुई वस्तुएं अपने पास नहीं रखता था। दिन भर में जितनी गोलियां, जितने जो लट्टू वह जीतता, शाम को वो सब कुछ अपने सगी साथियों में बांट देता। इस तरह उसे बांटने में विशेष आनंद आता था, लेकिन इस देने लेने में उसे थोड़ा सा अभिमान तक नहीं आता था। यानी उसके मन को अभिमान छू तक नहीं गया था। नदी किनारे एकांत में बैठ जाता और तरह तरह की बातें सोचता रहता। वह मन ही मन कहता कि मैं जीवन भर सौंदर्य की उपासना करूंगा, मैं जीवन भर अन्याय के विरुद्ध लड़ूंगा, मैं सदैव ऐश के काम की और ऐश की ओर अपने कदम बढ़ाऊंगा। सब जानते थे कि पढ़ने लिखने से वह जी चुराता है, परंतु कुशाग्र बुद्धि का बालक था। जब वह छोटा ही था तो उसने अपने स्कूल के वाचनालय की वे सारी पुस्तकें पढ़ डाली थी जिन्हें महान लेखकों ने लिखा था। एक दिन उसके अध्यापक अघोरनाथ गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। शरद उनके पीछे पीछे चल रहा था। उसी समय उसके कान में किसी स्त्री के रोने का स्वर सुनाई दिया। वो समझ गया कि कौन रो रहा है। मास्टर साहब ने पूछा कि कौन हो सकता है। शरद ने तुरंत उत्तर दिया कि इस स्त्री का स्वामी चक्षुहीन है। यह स्त्री कुछ लोगों के घरों में बर्तन मांजने जाती है तथा अन्य काम भी करती है। उसके बदले में उसे जो कुछ मिलता है उससे अपना और अपने पति का पेट पालती है। कल रात उसके अंधे पति का स्वर्गवास हो गया, इस कारण वह रो रही है। दुखी लोग बड़ों को दिखाने के लिए जोर जोर से नहीं रोते। उनका रोना दुख से विदीर्ण प्राणों का क्रंदन होता है। मास्टर मुशाई शरद के शब्द सुनकर चकित रह गए। क्या वास्तव में ऐसा ही है जैसा शरद कह रहा है? वे सोच भी नहीं सकते थे कि शरद इतने पति की बात कर सकता है। सचमुच छोटी सी आयु में ही शरद ने रोने का इतना सूक्ष्म विश्लेषण किया था। मुशाई ने अपने मित्र से कहा तो मित्र ने उत्तर दिया था कि जो रुंदन के विभिन्न रूपों को पहचानता है वह साधारण बालक नहीं है।
बड़ा होकर वह निश्चय ही मनस्तत्व के व्यापार में प्रसिद्ध होगा। लेकिन देखा जाए तो शरद की प्रतिभा को समझने वाले लोग कम थे। शरद तो शुरू से ही बंकिम चंद्र और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित थे। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने कहा, मैं पुष्किन से बहुत कुछ सीख सकता हूँ, वह मेरे पिता है, परंतु रविंद्रनाथ मेरे गुरु हैं। शरद बाबू अपने नाना जी के घर अधिक समय तक नहीं रह सके क्योंकि उनके पिताजी किसी एक स्थान पर ठहरकर कार्य नहीं करते थे। इसलिए शरद के सामने भी विवशता मुंह खोलकर खड़ी हो जाती थी। असल में बात यह थी कि शरद के पिता स्वाभिमानी और स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे। वे ससुराल की रोटी तोड़ना बुरा समझते थे। इस कारण उन्होंने शरद सहित भागलपुर छोड़ दिया और देवानंदपुर आ गए। इस तरह बार बार इधर से उधर जाने के कारण शरद की पढ़ाई लिखाई ठीक प्रकार से नहीं हो सकी। जब बालक को पढ़ने लिखने में व्यस्त नहीं रखा जाता है तो वह कुसंगत में पड़ जाता है या आवारा हो जाता है। शरद ने भी आवारा जीवन को जैसे अपना सा लिया था। इस जीवन में रहकर वे जीवन से संबंधित अनुभव को अर्जित करने लगे। कहानी किस्से सुनाने में उन्हें विशेष आनंद आने लगा। वह किसी भी सुनी सुनाई बात को गढ़कर इस ढंग से रखते थे कि लोग उसे सच मान लेते हैं। इसके साथ ही किसी बात की तह तक पहुंचने की उनमें अपूर्व क्षमता थी। वह एक चीज एक बार देख लेते तो उसकी खोज में तुरंत जुट जाते थे और जब तक उसके विषय में सारी बातें जान नहीं लेते तब तक चैन से नहीं बैठते थे। पिताजी का मन देवानंदपुर में नहीं लगा तो वह पुनः भागलपुर में आ गए। बेचारे शरद को भी उनके साथ आना पड़ा। यहाँ आकर उन्हें पुनः स्कूल को जाना पड़ा। भागलपुर के इस स्कूल में शरद के बहुत से नए मित्रों में राजू नामक बालक अंतरंग मित्र हो गया। अब दोनों मिलकर एक और तरह तरह की शरारतें करते और दूसरी ओर परोपकार के कार्यों में भी थोड़ा बहुत समय देते। एक बार माघ मास में बंगला पाठशाला के पंडित जी की पत्नी की मृत्यु हो गई। पंडित जी स्वयं भी बीमार रहा करते थे। उनकी पत्नी एक छोटे बच्चे को छोड़कर मरी थी। पंडित जी के सामने यह बड़ी भारी समस्या आकर खड़ी हो गई। पत्नी का दाह संस्कार कैसे किया जाए? स्कूल के प्रधानाध्यापक को पता चला तो वे पंडित जी की पत्नी के दाह संस्कार का प्रबंध करने लगे। शरद और राजू इस कार्य के लिए आगे आ गए। उस दिन अमावस्या की रात थी। आकाश में काले काले बादल मंडरा रहे थे। स्मशान भी दूर था। सब लोग पंडित जी की पत्नी की अर्थी लेकर चले तो पानी बरसने लगा। धीरे धीरे वर्षा तेज होगी। उस जमाने में लालटेनों का आविष्कार नहीं हुआ था। छेदों वाली हांडी में दीपक रखकर काम चलाया जाता था। थोड़ी देर और जाने पर वर्षा बहुत तेज हो गई। देखते देखते चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देने लगा। रास्ते और घाट पानी से भर गए। लाश भी भीगने के कारण भारी हो गई। ऐसी दशा में क्या किया जाए, ये प्रश्न सभी लोगों के सामने था। सब यही सोचने लगे थे। अंत में लाश को एक इमली के पेड़ के नीचे रख दिया गया। इसी समय ओलों ने भी अपनी माया को दर्शाना शुरू कर दिया। चारों ओर जल ही जल दिखाई दे रहा था। राजू ने कहा कि आप सब लोग यहाँ से चले जाइए क्योंकि पानी ने सैलाब का रूप धारण कर लिया है और यहाँ से निकलना कठिन हो जाएगा। मैं शव की देखभाल कर रहा हूँ। सब लोग किसी सुरक्षित स्थान पर चले गए। जब वर्षा रुकी तो वे लोग वापस आ गए। उन्होंने देखा कि शव पेड़ के नीचे रखा हुआ है लेकिन राजू का कहीं पता नहीं है। इसी समय उन लोगों ने देखा कि लाश हिल रही है। सब लोग डर के मारे कांपने लगे। तभी राजू जो लाश के पास लेट गया था ओलों से अपनी रक्षा कर रहा था, एकाएक उठकर खड़ा हो गया। राजू के इस साहस को देखकर सब लोग चकित रह गए। शरद बाबू के समय में गांवों में चोरी डकैती आए दिन होती रहती थी। इसीलिए लोग जान माल की रक्षा के लिए साथ में बंदूकें लेकर सोते थे। एक रात की बात है। शरद अपने मामा के कमरे में खिड़की के मार्ग से घुस गए। खटपट हुई तो मामा ने अपनी बंदूक उठा ली। वे बंदूक चलाना चाहते थे कि शरद ने कहा, गोली मत चलाना, मैं हूँ शरद। तुम्हें डराने के लिए मैं खिड़की के रास्ते से भीतर घुस आया था। मामा के चेहरे पर हंसी और भय के मिले जुले भाव
तैर गए थे। शरद बाबू वास्तव में बड़ी साहसी बालक थे। अंधेरी रात में ही वे कहीं भी आ जा सकते थे। उन्हें सांप और बिच्छू से बिल्कुल डर नहीं लगता था। उसके साथ साथ वे उपन्यास और कहानी भी लिखते रहते थे, लेकिन स्वभाव से लजालू होने के कारण वह किसी से भी नहीं कहते थे कि मैं लिखता भी हूँ। उनकी माता बड़ी दयालु प्रवृत्ति की थी। वे उधार मांगकर उनकी फीस जुटाती थी ताकि शरद अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। पहले साल विज्ञान की परीक्षा होने वाली थी। शरद अपने मामा के बच्चों को पढ़ाती थी। उसके बदले में मामा कभी कभी उनकी फीस भर दिया करते थे। उस रात शरद ने मामा के बच्चों को बुलाकर कहा, कल मेरी परीक्षा है, तुम लोग मुझे रात को डिस्टर्ब मत करना। मैं रात भर पढ़ाई करूंगा। और सचमुच वे लालटेन के प्रकाश में अपनी पढ़ाई करने लगे। दूसरे दिन विद्यार्थीगण उनके कमरे में पहुंच गए और देखा कि लालटेन जल रहा है। शरद अध्ययन में डूबे हुए थे। लड़कों को देखकर शरद एकाएक बिगड़ पड़े। मैंने कहा था कि मुझे परेशान मत करना, कल मेरी परीक्षा है, लेकिन तुम लोग फिर भी आ गए। बालक बोले, ये बात तो कल की थी, आज तो समय सवेरा हो गया है। शरद आश्चर्य में डूबकर उठे। उन्होंने खिड़की खोली, देखा कि सचमुच सवेरा हो गया और धूप कमरे में आ गई है। इसके बाद शरद ने विज्ञान की परीक्षा दी। उनके उत्तर देखकर अध्यापकगण चकित रह गई, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि शरद सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। ये जो उत्तर आए हैं ये शायद नकल द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने फिर एक नया प्रश्न पत्र बनाया, कहा प्रश्नों के उत्तर दे दो। इस बार शरद ने प्रश्नों को एक बार पढ़ा और मौखिक रूप से उनके उत्तर दिए। उनकी असाधारण स्मरण शक्ति को देखकर अध्यापकों को बड़ी प्रसन्नता हुई। पढ़ने लिखने के साथ साथ शरद का जीवन राजू के साथ बैठकों में भी बीतता था। इसी समय शरद की माता की मृत्यु हो गई। शरद को इसका बहुत दुख हुआ, क्योंकि शरद अभी तक जितनी भी शिक्षा ग्रहण की थी वह अपनी माता के प्रयास के कारण ही थी। अब उनको पिता के साथ रहना था, इसलिए वे समझ गए कि कदाचित आगे वे कॉलेज की शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकेंगे। इस बार उन्हें भागलपुर का पानी फिर पीना पड़ा। उनके नाना के घर का वातावरण बंगाली समाज के नियमों के अंतर्गत बंधा हुआ था, परंतु शरद से वो थोड़ा हटकर था, इसलिए वे घरेलू नियमों के अनुसार नहीं चल सकते थे। इसलिए वे दुखी रहने लगे। इसी कारणवश वे परीक्षा में भी नहीं बैठ सके। माता की मृत्यु हो चुकी थी। पिता के पास इतना पैसा नहीं था कि उनकी पढ़ाई हो सकती। इस कारण उनकी पढ़ाई लिखाई बंद हो गई। अब वे साहित्य लेखन में जुट गए। साथ ही वे नाटक मंडली में भी जाते और गाने बजाने में भी रुचि लेते थे। कई बार उन्होंने अपने मधुर कंठ से गाने भी सुनाए थे। एक बार वह अपने मित्र के साथ गाना गाने के लिए गए। गाने का कार्यक्रम किसी जमींदार के घर पर था। रात भर लोग शराब पीकर झूमते रहे, फिर सब वहीं सो गए। सुबह को शरद के मित्र ने कहा कि मेरे पास जमींदार के 3000 रुपए थे, इस समय नहीं मिल रहे। इतना कहकर मित्र बुरी तरह रोने लगा। इसी समय वह स्त्री आई जिसने रात में नाच गाना किया था। वह डांटती हुई बोली, तुम्हें रात को इतने रुपए लेकर नहीं आना चाहिए था। कई गुंडे तुम्हारे रुपए छीनने की ताक में थे, इसलिए मैंने तुम्हारे पैसे निकाल लिए थे। मुझे रात भर इसी चिंता के कारण नींद नहीं आई। इतना कहकर उसने सारा धन शरद के मित्र को वापस कर दिया। ये देखकर शरद आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे कि लोग वेश्याओं को उल्टा, पापी, दुष्टा या दुराचारणी और न जाने क्या क्या समझते हैं, पर भी वे भी ईमानदार और चरित्रवान हो सकती है। इस घटना से शरद के जीवन पर स्थायी प्रभाव डाला और अब उनके हृदय में नारी के प्रति दूसरे विचार उत्पन्न होने लगे। वे सोचने लगे, नारी श्रद्धा की पात्र है, नारी कलंक का पिटारा नहीं, नारी का सम्मान किया जाना चाहिए। यदि नारी के गुणों को समझा जाए तो वह मनुष्य को कुछ का कुछ बना सकती है। आगे चलकर देवदास उपन्यास में चंद्रमुखी जैसी वेश्या का चरित्र चित्रण इसी अनुभूति का एक नमूना है। शरद के पिताजी संथाल परगना में सेटलमेंट के काम में नौकरी करते थे। वहाँ स्थायी मकानों का अभाव था, शिविरों में रहना पड़ता था। यहाँ शरद बाबू गढ़ गढ़ कर कहानियां सुनाते और अपने मधुर कंठ से गाने भी गाते थे। एक दिन वहाँ के राजकुमार ने एक गोष्ठी सजाई
और शरद से आग्रह किया कि वह गाना सुनाए। शरद ने इतना सुंदर और मीठा गाना गाया कि सब लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। गाने के साथ साथ शरद बाबू साहित्यिक गोष्ठियों में भी हिस्सा लेते थे। इन गोष्ठियों में उनके मामा सुरेंद्रनाथ, सोरेंद्र कुमार, निरुपमा देवी होती थी। गोष्ठी का कार्यक्रम बड़े अच्छे ढंग से चलता था। साहित्यकार एक दूसरे को अपनी अपनी कहानियां सुनाते। नाना जी को शरद की बातें पसंद नहीं थी। शरद बाबू अपने साथियों के साथ किसी खंडहर या एकांत में जाकर कार्य संपन्न करते थे। कभी कभी गंगा किनारे और स्मशान में भी जमात जम जाती थी। वहां शरद, उनका साथी राजू और 2-4 अन्य लड़के तंबाकू पीते और साहित्य की चर्चा करते थे। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो जीवन से संबंधित तो है, लेकिन उनके बारे में इन लड़कों को कुछ पता था और न लेखक ही इनकी गहराई में पहुंच पाया है। कुछ बातें जरूर ऐसी थी जिन्हें जानबूझकर ये लोग इधर उधर अफवाह के रूप में जीवन का आनंद लूटने के लिए फैलाते रहते थे। शरद कभी अपने मामा से कहते कि एक लड़की को चाहता हूँ, लेकिन मामा जब उसका पता लगाते तो पता चलता कि शरद झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शरद को अपनी प्रेमिका सहित कभी देखा ही नहीं था। इतना पता चला है कि शरद अपने मित्र सोरेंद्र की विधवा बहन के प्रति आकर्षित हुए थे, लेकिन उससे विवाह आदि की चर्चा कभी नहीं चली। सोरेंद्र की बहन निरुपमा कवित्री थी। निरुपमा शरद की कहानियां पढ़कर उनकी प्रशंसा करती थी। शरद निरुपमा की कविताओं को बड़े मन से पढ़ते थे। अब शरद का सांसारिक जो रिश्ता था, शरद के पिता को कीमती पत्थर संग्रह करने का शौक था। वे उन पत्थरों को प्राण ठिकाने रखते थे। एक दिन शरद को कुछ रुपए की जरूरत थी। उन्होंने उन पत्थरों में से कुछ लेकर बेच दिए। पूछने पर उन्होंने जैसी बात थी सच सच बता दी। यह सुनकर उनके पिताजी आग बबूला हो गए और उन्होंने शरद को खूब डांटा। शरद को यह बात लग गई और वे उसी समय घर छोड़कर चले गए। लेकिन गहराई से देखने पर पता चलता है कि शरद ने घर अन्य कारणों से भी छोड़ा था। मामा के घर में एक दाई माँ थी जिसे बच्चों को बाल सुलभ शरारतें जरा भी नहीं भाती थी। वह बालकों को बात बात पर डांटती थी। पिताजी को जब पता चलता कि दाई माँ ने शरद को खूब डांटा फटकारा है तो उससे कुछ न कहकर शरद के विरोध ही बोलते थे। पिता के इस व्यवहार से शरद का हृदय टूट गया और वो सोचने लगे, जिस परिवार में सच की हार है, सम्मान का भाव नहीं है, उस घर को छोड़ देना चाहिए। घर से निकलकर वह घूमते घूमते एक आम के बाग में आए हैं। वहां उन्होंने सन्यासियों को देखा और उनसे प्रार्थना की कि उन्हें भी चरणों में स्थान दिया जाए। पहले तो सन्यासियों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन काफी जो अनुनय विनय करने के पश्चात सन्यासियों ने उन्हें रहने की आज्ञा दी। शरद ने गले में रुद्राक्ष की माला डाल ली। सन्यासी बाबा के शिष्य बन गए, लेकिन इन स्थान पर भी अधिक दिन तक उनका मन नहीं लगा। दूसरे सन्यासियों की मंडली में उन्होंने बहुत सी कमजोरियां भी देखी। एक दिन वह वहां से चल दिए। मार्ग में एक श्रद्धालु परिवार के साथ लग गए। अचानक शरद बाबू का शरीर बुखार से तपने लगा। वे लोग शरद को वही छोड़कर आगे चले गए। एक बिहारी व्यक्ति ने उन्हें देखकर दया की। वे उन्हें स्टेशन पर ले आए। एक बंगाली ने उन्हें कुछ दवाएं तथा दूध पीने को दिया। धीरे धीरे शरद बाबू स्वस्थ हो गए। अब उन्होंने अपने घर एक पत्र डाला। एक सन्यासी को पत्र लिखते देखकर सब समझ गए कि शरद पढ़े लिखे हैं। उन्होंने लोगों से अपनी जाति छिपाई, कहा कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन लोग उनकी बातचीत से पहचान गए कि बंगाली है। शरद बाबू इन लोगों के बीच रहकर गीत भी गाते थे। वे कहानियां भी सुनाते थे। इन सब बातों के कारण बहुत से लोग शरद बाबू के मित्र बन गए। अब वे पुनः बहुत से नए नए मित्रों की गोष्ठी में आ गए। इस नई गोष्ठी में एक धनी शाहू भी था। शरद शाहू के घर पर रहने लगे। शाहू उन्हें वेश्याओं के कोठे पर ले जाता और उन्हें मदिरा भी पिलाता। गृह स्वामी शरद के इन कार्यों से नाराज हो गया, लेकिन शरद पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद शरद को पिता की मृत्यु का समाचार मिला। अब शरद को भागलपुर जाना पड़ा।
भागलपुर में पहुंचने पर काफी देर हो गई, इसलिए शरद बाबू को पिता के अंतिम दर्शन नहीं हो सके। उनके पिता का दाह संस्कार उनके मामा मनिंद्र नाथ ने किया। अब शरद के सामने नई समस्या आकर खड़ी होगी। उनके ऊपर 3 छोटे भाइयों और एक बहन का दायित्व आ गया। सबसे छोटी बहन का नाम सुशीला था। उसे मकान मालकिन ने अपने पास रख लिया क्योंकि वह उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। छोटे भाई का नाम प्रभास था और वह 11-12 वर्ष की आयु का साधारण सा दिखने वाला लड़का था। शरद बाबू उसे अपने साथ आसनसोल ले गए। वहां अपने एक मित्र के पास रेलवे से संबंधित काम सीखने के लिए छोड़ दिया। अब उनके पास प्रकाश था। उसे शरद ने अपने नाना नानी के पास छोड़ दिया। उन लोगों ने प्रकाश को पढ़ाने लिखाने का भार अपने ऊपर लिया। समय बड़ी तेजी से बीतता चला जा रहा था। शरद बाबू नाना नानी के घर अधिक समय तक रह न सके और अपनी बड़ी विवाहित बहन के घर चले गए। लेकिन शरद ने अपनी पुरानी आदतों पर लगाम नहीं लगाई थी। वह शराब भी पीते थे और इधर उधर सैर सपाटे के लिए भी निकल जाते थे। इसलिए बहन ने एक दिन उनसे कह दिया, शरद, यदि तुम अपनी आदतों को बदलना नहीं चाहते तो हमारा घर छोड़ दो। शरद ने मन ही मन विचार बनाया कि मुझे बर्मा चला जाना चाहिए। इसी बीच उन्होंने अपना चरित्रहीन उपन्यास पूरा कर लिया था। एक दिन एक मित्र ने उनसे कहा कि कुंतलीन पुरस्कार के लिए तुम्हें एक अच्छी सी कहानी लिखनी चाहिए। यदि तुम्हारी कहानी प्रथम आई तो तुम्हें 25 रुपए इनाम मिलेगा। अन्य मित्रों में भी उनसे कहानी लिखने का अनुरोध किया। अंत में शरद ने कहानी लिखना स्वीकार कर लिया। उन्होंने मंदिर नामक कहानी लिखी। प्रकाशक ने उस कहानी को ले लिया। कहानी पर अपना नाम न लिखकर उन्होंने अपने मामा सुरेंद्रनाथ का नाम दिया। प्रतियोगिता का फल कुछ दिनों बाद सुरेंद्रनाथ को बधाई का पत्र भेजने लगे। लेकिन सुरेंद्रनाथ ने लोगों को जवाब दिया कि बधाई का असली अधिकारी शरद है, क्योंकि यह कहानी उन्होंने मेरे नाम से लिखी है। शरद इस समय रंगून जाने की तैयारी कर रहे थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे किराया दे सके। एक सज्जन से उधार पैसे लेकर वह सुबह 4 बजे भवानीपुर स्टेशन पहुंचे। अनेक कठिनाइयों, उतार चढ़ाव, कष्टों से भरा हुआ था, लेकिन वे बड़े साहसी थे। उनकी तुलना अब्राहम लिंकन से की जाती है, क्योंकि अध्ययन, मनन, प्रेम की कथा, विनोद प्रियता, लेखन, कला आदि की दृष्टि से वह वास्तव में दूसरे लिंकन ही थे। शरद ने रंगून में एक साहित्यिक सभा में जाना आरंभ कर दिया था। उस सभा में लोग बड़े आराम से गाते बजाते थे। शरद से भी गाना गाने का आग्रह किया गया, किंतु शरद कभी भी भीड़ भाड़ के सामने नहीं गा सके। जब कभी उन्हें गाना पड़ता तो पर्दे के पीछे से गाते थे। अनेक बार लोगों की इच्छा हुई कि कम से कम उस गायक के दर्शन तो कर लिया जाए जो उतने मधुर कंठ से गाता है, परंतु जब शरद को इस भेद का ज्ञान होता तो वे नंगे पांव ही वहां से रफ्फू चक्कर हो जाते थे। उन दिनों रंगून में प्लेग की महामारी ने भयंकर रूप धारण कर लिया था। शरद के संग साथियों ने शहर छोड़ दिया और वे किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर रहने लगे थे, किंतु शरद महामारी के भय से जरा भी नहीं घबराए। वह अन्य बाबुओं के मेस में ठिकाना खोजकर आराम से रहने लगे। वहां अन्य लोग भी उनकी सहायता पाने के लिए आ जाते थे। शरद सदैव नीची श्रेणी के लोगों के साथ रहने में विशेष आनंद का अनुभव करते थे और जब कभी उन लोगों को दुखी देखते तो वो तुरंत उनका दुख बांटने के लिए आ जाते थे। जब कभी उन्हें लोगों के दुख बांटने से अवकाश मिलता तो वे पुस्तकें लिखने में जुट जाते। उन्होंने अवकाश क्षणों का सदुपयोग विदेशी पुस्तकों को पढ़ने में भी किया। अनेक असहाय और पतित स्त्रियों की सहायता के लिए भी उन्होंने बहुत से कार्य किए। एक बार उनका साक्षात्कार ऐसे व्यक्ति से हुआ जो अच्छा मिस्त्री था। उसकी एक युवती कन्या थी। उसने एक बूढ़े से कुछ धन उधार लिया था, किंतु वह उधार का धन चुकाने में असमर्थ था। अंत में वह उस बूढ़े के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार होगा। शरद ने उसे धन देने का वचन दिया। इसके बावजूद भी मिस्त्री अपनी कन्या के विवाह के लिए चिंतित दिख रहा था। शरद बड़े दयालु थे।
वे उससे बोले, मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। शरद ने उस कन्या से विवाह किया। वह लड़की शरद बाबू के पास ही रहने लगी। 1 वर्ष के बाद उस युवती से एक लड़का हुआ। इस प्रकार शरद लगभग 2 वर्ष तक अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहे। लेकिन भगवान की मर्जी तो दूसरी ही थी। उसी समय बर्मा में दोबारा प्लेग फैला और उनकी पत्नी मौत के मुंह में चली गई। शरद को बहुत दुख हुआ। उनके दुख की कोई सीमा नहीं थी। वे बालकों के समान रुंदन करने लगे थे। दुख ने उनके मन और हृदय में घर कर लिया था। उनकी पढ़ाई लिखाई का कार्य रुक गया। वे सोचने लगे कि भगवान ने उनके लिए किसी संगिनी को जो गढ़ा ही नहीं है क्या। कुछ दिनों शांत रहने के पश्चात वे चित्रकला में अपना समय बिताने लगे। इसी समय बंगाल वासियों को उनकी जो सूद आई, वे उनके साहित्य की चर्चा करने लगे। रविंद्रनाथ तथा अन्य साहित्यकारों की इच्छा थी कि शरद बाबू रंगून छोड़कर अपनी भूमि बंगाल में आ जाए, क्योंकि वे लोग ऐसा सोचने लगे थे कि शरद बाबू बंगाल के लिए बेजोड़ साहित्य का सृजन कर सकते हैं। इस धारा के बलवती होने के कारण शरद के मित्र सुरेंद्रनाथ ने उनसे आज्ञा लिए बगैर उनकी कुछ रचनाएं छपवा दी। जब शरद बाबू को इस बात का पता चला तो वे मन ही मन जो क्रोधित हुए, लेकिन प्रकट रूप में उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। अब साहित्य जीवन का जो उनका जो श्रेष्ठ बिंदु रहा है, एक दिन एक मित्र ने उनसे अधिकारी नामक एक सज्जन व्यक्ति की पुत्री से विवाह करने के लिए कहा, परंतु शरद इसके लिए तैयार नहीं हुई। इसी समय उनको ज्वर हो गया। अधिकारी की सयानी बेटी मोक्षदा ने उनकी खूब सेवा की। धीरे धीरे शरद का ज्वर शांत हुआ। तब शरद ने अचानक एक दिन देखा कि मोक्षदा उनकी सिरहाने बेटी है। मोक्षदा के पिता कृष्णदास बोले, यदि तुम्हारी इच्छा मेरी बेटी से विवाह करने की नहीं है तो मुझे कुछ रुपए दे दो, ताकि मैं अपने देश वापस चला जाऊं और वहां जाकर अपनी पुत्री का विवाह कर सकूं। शरद के पास धनभाव था। वे कृष्णदास को रुपए नहीं दे सके। ऐसी दशा में अधिकारी महोदय अपनी कन्या को शरद के पास छोड़कर चुपचाप कलकत्ता चले गए। शरद को मोक्षदा को विवशता पूर्वक आश्रय देना पड़ा। मोक्षदा जीवन भर शरद बाबू के साथ रही। वह शरद की गृहस्थी को बड़े अच्छे ढंग से चलाती थी। शरद बाबू चरित्रहीन नामक उपन्यास लगभग पूरा कर चुके थे। नारी इतिहास प्रबंध पूरा करने में जुटे हुए थे कि अचानक एक संध्या को उनके घर को आग ने भक्षण करना शुरू कर दिया। इस आग में शरद बाबू की महीनों की मेहनत जो स्वाहा हो गई। दोनों पांडुलिपियों के जल जाने के कारण शरद को बहुत दुख हुआ। इसी समय वे अनुभव करने लगे कि हृदय रोग ने उनको घेर लिया, लेकिन उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। एक बार उन्होंने चाय का एक स्टॉल भी लगाया, परंतु उसमें सफलता नहीं मिली। थोड़े दिनों के बाद शरद बाबू कलकत्ता लौट आए और कहानियां लिखकर छपवाने लगे। उनकी कहानियां प्राय यमुना नामक पत्रिका में प्रकाशित होती थी। यहाँ कलकत्ता के लोगों ने शरद बाबू का हृदय से स्वागत किया। कलकत्ता में शरद एक किराए के मकान में रहते थे। उन्होंने अपने भाई बहनों की भी सुधि ली। वे चाहते थे कि सारा परिवार एक साथ एक स्थान पर संगठित होकर रहे। उनकी इस भावना से ज्ञात होता है कि वे संयुक्त परिवार के पक्षपाती हो गए थे। इसलिए उन्होंने अपने पितृ परिवार को संगठित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ ही समय में बुरे दिन छट गए और अच्छे दिन आ गए। उनकी कृतियां जो लोगों की जुबान पर चढ़ने लगी। श्रीकांत, प्रथम पर्व, देवदास, चरित्रहीन, काशीनाथ आदि पुस्तकों के प्रकाशित होते ही शरद बाबू उच्च कोटि के लेखक माने जाने लगे। पत्र पत्रिकाओं में भी उनकी कहानियां छपती रही। श्रीकांत, द्वितीय पर्व, स्वामी दत्ता, ग्रहदाह, अमार आशय आदि रचनाओं ने बंग समाज में धूम मचा दी। लोग उनकी रचनाओं की प्रशंसा करने लगे। इसी समय शरद के जीवन में एक नई विचारधारा ने जन्म लिया। देश में राजनीतिक उथल पुथल होने लगी। शरद बाबू के जीवन में भी एक नई लहर उत्पन्न हुई। वे सोचने लगे कि राजनीति की इस क्रांति में मुझे भी भाग लेना चाहिए। वह देश में गरम दल की ओर झुक गए। वे लोकमान्य तिलक को सच्चे हृदय से स्वीकार करते थे।
वे कहते थे कि यदि सभी देशवासी मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाए तो अंग्रेजों को 24 घंटे में देश छोड़ देना पड़ेगा। शरद बाबू को चरखा चलाने में विशेष आनंद आता था। वह काफी महीन सूत काटना जानते थे, परंतु उनकी धारणा थी कि चरखा चलाने से स्वराज्य कभी नहीं मिल सकता। स्वराज्य पाने के लिए लोगों को त्याग करना पड़ेगा। वे रविंद्रनाथ ठाकुर की भी प्रशंसा करते थे, परंतु उन्हें इस बात का दुख था कि रविंद्रनाथ ने मजदूरों के हित में सहयोग आंदोलन का साथ नहीं दिया। इस कारण उन्होंने रविंद्रनाथ के प्रति कुछ नाराजगी भी दिखाई। वैसे शरद बाबू ने सक्रिय राजनीति में कभी भाग नहीं लिया, क्योंकि उनका मन एक स्थान पर लगता नहीं था। वे सत्याग्रह के पक्षपाती भी नहीं थे, क्योंकि कारागार में रहकर उनकी स्वतंत्रता का हरण हो सकता था। दूसरे जेल में तंबाकू खाने की व्यवस्था भी नहीं हो सकती थी। इस प्रकार शरद बाबू अपनी कहानियों में भी राजनीति की बातें लिख दिया करते थे, जिसका सीधा प्रभाव जनता पर पड़ता भी था। शरद बाबू चाहते थे कि देश से जमींदारी का या जमींदारी की जो प्रथा है समाप्त हो, क्योंकि जमींदार कृषकों का शोषण करते हैं, जिसे देखकर शरद बाबू का हृदय रो उठता था। उन्होंने जमींदार प्रथा के विरोध में आवाज उठाई थी और कहा था कि एक दिन यह प्रथा अवश्य समाप्त होगी। उनकी भविष्यवाणी सत्य निकली। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले जमींदारी प्रथा को समाप्त किया। उन्होंने पाथेर दाबी नामक उपन्यास लिखा, जिसमें उन्होंने क्रांतिकारियों के लिए नए संदेश देने की बात कही। वे क्रांतिकारियों के विचारों का आदर करते थे। उनका कहना था कि भारत में स्वराज्य की प्राप्ति क्रांति ही ला सकती है, अहिंसा नहीं। यद्यपि वे गांधी जी के विचारों के विरोधी नहीं थे, तथापि उन्हें क्रांतिकारी विचारों से एक प्रकार का आनंद प्राप्त होता था। वे गुप्त रूप से क्रांतिकारियों की सहायता भी करते थे। एक दिन उन्हें देशबंधु के देहावसान का समाचार मिला। इस समाचार ने उनको बहुत दुख पहुंचाया, लेकिन अब उनका मन राजनीति से उचाट खाने लगा। उधर अंग्रेज सरकार के पास पाथेर दाबी पुस्तक की सूचना पहुंची तो उसने उनकी पुस्तक को जब्त कर लिया। लेकिन इस समय तक पाथेर दाबी बंगाल के घर घर में पहुंच चुकी थी। जब पुलिस उनके घर में तलाशी करने के लिए गई तो पाथेर दाबी की एक प्रति भी नहीं मिली। इससे सिद्ध होता है कि उनके विचारों को लोग सुनना चाहते थे। शरद बाबू पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे। उनके पास एक कुत्ता था जिसे वह बहुत प्यार करते थे। पक्षियों को वे दाना डालना बहुत पसंद करते थे। जब तरह तरह के पक्षी दानों पर चोंच मारते थे तो उन्हें बड़ा आनंद आता था। साहित्य के क्षेत्र में उनकी कहानियां यमुना नामक पत्रिका में छपती रहती थी। अवकाश के क्षणों का सदुपयोग भी वो करते थे, उपन्यास भी लिखते थे। उन्होंने अपने पुस्तकों की पांडुलिपियां अपने मित्रों को दे रखी थी। मित्रों ने उन्हें प्रकाशित करवाया। प्रकाशकों ने पारिश्रमिक के रूप में उनको काफी पैसा दिया, लेकिन वे उस धन से दूसरों की सहायता कर देते थे। इस तरह उनकी जेब सदा खाली रहती थी। बुढ़ापे में उनको कैंसर हो गया था, परंतु वे अपने रोगों की कभी चिंता नहीं करते थे। कैंसर के कारण भी उन्होंने अपने मन को छोटा नहीं किया। जब कभी लोग बीमारी के बारे में पूछते तो वे कह देते कि रोग अपना अपना काम करता है और मुझे अपना काम करना चाहिए। शरीर है तो बीमारी भी आएगी। डॉक्टर ने उनसे तंबाकू छोड़ने के लिए आग्रह किया, लेकिन वे अंतिम समय तक तंबाकू खाते रहे। कुछ लोगों की इच्छा थी कि वह कैंसर का ऑपरेशन करा ले, परंतु उनके पास धन अभाव था। फिर भी कुछ मित्रों ने उनको एक अस्पताल में भर्ती करा दिया था, तो उनकी मृत्यु 16 जनवरी 1938 में हो जाती है। इस जीवनी को देखने के बाद हमें शरद चंद्र के कुछ जीवनी पर कुछ निष्कर्ष निकलते हैं, जिसमें शरद चंद्र के चरित्रों को देखने के बाद साहस के कार्यों में सबसे आगे रहने वाले साहसी बालक के रूप में धर्म की झूठी और आडंबरपूर्ण जो मर्यादाओं का खुलकर विरोध करते हैं, वेश्या नारियों के प्रति या दुराचारिणी जिसे कहा जाता है, नारियों को वो सम्मान देते हैं, स्वच्छंद व्यक्तित्व वाला, सहृदयता, विद्रोही, मानवीयता, श्रेष्ठ साहित्यकार, सच्चे राष्ट्रभक्त, ये जो निष्कर्ष निकलते हैं, यानी सबसे बड़ा बंगला साहित्य के लेखक श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन इसमें आया हुआ है।
इसमें प्रमुख पात्र हम नहीं कह सकते, कुछ चरित्र इसमें आए हैं, जिसमें प्रमुख है शरद चंद्र का चरित्र, फिर उसके बाद उनके जो मित्र काशीनाथ, धीरू, राजू, शरद का जो राजू मित्र है इसका प्रमुख चरित्र हमें इसमें मिलता है। मोक्षदा जो उनकी पत्नी, हिरणमयी देवी, ऐसे 2-4 नाम हमें प्रमुख रूप से इसमें मिलते हैं। अब ये बात आती कि विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा इस जीवनी को, या शरद चंद्र की इस जीवनी को आवारा मसीहा ये नाम क्यों दिया। श्री विष्णु प्रभाकर जी जो शरद बाबू से संबंधित जो सामग्री इकट्ठी करते हैं उससे यह साबित होता है कि शरद बाबू पर्यटनशील व्यक्ति थे। कुछ तो अपने पिता की घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण और कुछ शरद के एक स्थान पर न रहने के कारण या न टिकने के कारण उनमें आवारापन के भाव आ गए थे। इसीलिए प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा ये नाम दिया होगा। और ये जो शीर्षक है तो इस शीर्षक की सार्थकता यही है कि आवारा मसीहा की तरह उनका पूरा जीवन शरद चंद्र का रहा है। एक जगह पर कहीं वह टिक ही नहीं पाए हैं, पूरी जीवनी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।